सुप्रभात, आपका स्वागत है IBC 24 में। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां किसान आंदोलन में अब यू टर्न आ गया है। कल टिकैत के रोने के बाद आंदोलन ने यू टर्न ले लिया है। पुलिस के अल्टीमेटम के बाद भी आंदोलन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त किसान जुट रहे हैं। पश्चिमी यूपी और हरियाणा से ये किसान पहुंच रहे हैं। देर रात गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस बल हटा दिया गया है। आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाई गई है। दिल्ली से अहम खबर, किसान आंदोलन में अब यू टर्न आ गया है। कल टिकैत के रोने के बाद ये यू टर्न आया है। अल्टीमेटम के बाद भी इस वक्त आंदोलन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान फिर से जुटने लगे हैं। पश्चिमी यूपी और हरियाणा से ये किसान पहुंच रहे हैं। देर रात गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस बल को हटा दिया गया। आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाई गई है। तो 26 जनवरी को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद किसानों को अल्टीमेटम दिया गया था, नोटिस थमाया गया था और बहुत से किसान नेताओं पर FIR दर्ज की गई थी। किसानों पर FIR दर्ज की गई थी और सरकार पूरी तरीके से दबाव बना रही थी। लेकिन कल किसानों के आंदोलन ने यू टर्न ले लिया है। कल राकेश टिकैत के रोने के बाद अब वहां फिर से किसान जुटने लगे हैं। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। ठीक है साहब, अब आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। FIR दर्ज कर दी गई है। आप लोगों पे होगी, आंदोलन कर रहे तो कार्रवाई किस पे होगी? आप लोगों को लगता नहीं कि जो हुआ गलत हुआ? नहीं, किस चीज का गलत हुआ बताओ। लाल किले पे जो भी हुआ, लाल किले पे हुआ तो उनके खिलाफ करो ना। लेकिन थे तो वो भी आंदोलनकारी, तो उनके खिलाफ करवा लो। लगातार तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। कल रात तक भी पल पल घटनाक्रम बदलता रहा और अब ये खबर आ रही है कि पश्चिमी यूपी और हरियाणा से फिर किसान वहां जुटने शुरू हो चुके हैं। इधर फोर्स को भी हटा लिया गया है, पुलिस बल को हटा लिया गया है। अब फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जुटने लगे हैं। पश्चिमी यूपी और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। इधर भूपेश बघेल ने दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस लाल किले जैसी ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा नहीं कर पाई। सीएम ने कहा कि किसान लाल किले तक पहुंचे कैसे, इसका जवाब केंद्र सरकार दे। उन्होंने केंद्र पर षड्यंत्रपूर्वक किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के राहुल गांधी पर दंगे भड़काने के आरोप पर सीएम ने कहा कि आंदोलन को भटकाने के लिए बीजेपी नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हिंसा भड़काने में निश्चित रूप से केंद्र सरकार की हरदता इसकी जिम्मेदार है और बेहद ये दुखद है। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन लाल किले में जिस प्रकार से लोग गए, आखिर लाल किले जैसी जगह जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है उसकी सुरक्षा भारत सरकार नहीं कर पाई, दिल्ली की पुलिस नहीं कर पाई। वहाँ घुस कैसे गए? इसका मतलब ये है कि षड्यंत्र पूर्वक किसान आंदोलन को बदनाम करने और असफल करने की कोशिश की गई है। बढ़ते आगे और बात करते एक और अहम खबर की। आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानूनों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ होगी और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। उधर कांग्रेस समेत देश के 16 विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला किया है। साथ ही दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा की जांच कराने की मांग भी की है। सत्र के दौरान सरकार 2 अध्यादेशों को कानून के रूप में पारित कराने की कोशिश भी करेगी। बता दें कि पिछली बार मानसून सत्र की तरह ही इस सत्र में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 5-5 घंटे की पालियों में संचालित होगी। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह की पाली में और लोकसभा की कार्रवाई शाम की पाली में चलेगी। वहीं बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक, जबकि दूसरे दौर में सत्र 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक चलेगा।
तो आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ भी घटनाक्रम रहा, जाहिर सी बात है सत्र में भी इसके चलते हंगामे होने के आसार हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा। 16 विपक्षी दल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। तो विपक्षी दलों ने दिल्ली हिंसा की जांच की मांग भी की है। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। तो मोदी सरकार के आम बजट पर देश की निगाहें अब टिकी हुई हैं। इस बार मध्य प्रदेश की को ज्यादा सौगातें मिलने की उम्मीद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस संबंध में वित्त आयोग को पत्र लिखकर फंड आवंटित करने का अनुरोध किया है। वहीं मोदी सरकार के इस बजट में मध्य प्रदेश को अनेक सौगातें मिलने की उम्मीद जगी है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसकी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, क्योंकि सिंधिया ने पिछले साल 8 अगस्त 2020 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को पत्र लिखकर कई विकास कार्यों के लिए इस वर्ष के बजट में फंड आवंटित करने का अनुरोध किया था। उसी पत्र को सिंधिया ने एक बार फिर बजट से 3 दिन पहले 28 जनवरी को दोबारा शेयर किया है। सिंधिया ने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि 1 फरवरी के बजट में ग्वालियर चंबल संभाग, उज्जैन, शिवपुरी, मुरैना और ओरछा के लिए इनकी स्वीकृति की सकारात्मक खबर आएगी और भविष्य में इन क्षेत्रों के विकास के नए द्वार खुलेंगे। तो बजट को लेकर मध्य प्रदेश को काफी कुछ सौगात मिलने की उम्मीद है। पूर्व में लिखा पत्र सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शेयर किया और ये उम्मीद जताई है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी। उनके क्षेत्र की जो मांगें हैं, ग्वालियर चंबल मुरैना क्षेत्र की जो मांगें, उसे ज़रूर तवज्जो सरकार देगी। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। रायपुर के सर्किट हाउस में हुई बैठक में राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी DM अवस्थी समेत लोक निर्माण, सामान्य प्रशासन, ऊर्जा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस के प्रदेश में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों BSF, CRPF और ITBP के IG और ADG स्तर के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। बैठक में नक्सल अभियान को लेकर गहन मंथन किया गया। विशेष तौर पर केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। CM भूपेश बघेल ने बताया कि उनके कार्यकाल में ये दूसरी बैठक थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि सेंट्रल और स्टेट की फोर्स में काफी बेहतर समन्वय देखने को मिला है। यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई और दूसरी बैठक मेरे कार्यकाल की। सेंट्रल और स्टेट के फोर्स में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है और सभी लोग मिल के ज्वाइंट ऑपरेशन भी कर रहे हैं। और जो हमारी नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, नक्सली निश्चित रूप से बैकफुट में आए हैं और आने वाले समय में हम लोग उसे घेरने में भी सफल होंगे और नक्सलवाद समाप्ति के ओर तेजी से आगे भी बढ़ेंगे। धान खरीदी की आखिरी तारीख को अभी 3 दिन बचे हैं और इससे पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने लक्ष्य से ज्यादा यानी कि 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी कर ली है। प्रदेश के 20,45,000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचा और उन्हें 14,000 करोड़ से ज्यादा राशि का भुगतान किया जा चुका है। इधर भाजपा ने इस पर सवाल उठाते हुए धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की है, जिससे एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान के बीच प्रदेश सरकार ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। धान खरीदी का लक्ष्य 90 लाख मीट्रिक टन है और धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी तक लक्ष्य से ज्यादा धान की खरीदी हो गई है। प्रदेश में पहली बार समर्थन मूल्य पर 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। प्रदेश के 20,45,000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचा। साथ ही अब तक 42 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। तो रकबा भी बढ़ा है, किसान भी बढ़े हैं। तो छत्तीसगढ़ में कृषि है वो लाभ का धंधा हो गया है और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि
इस योजना को भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए। देश में खुशहाली आएगी। छत्तीसगढ़ सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को बधाई भी देना चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए कि देश की सरकार के सारे व्यवधानों के बावजूद छत्तीसगढ़ के किसानों के लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। 90 लाख मीट्रिक टन का वो आज हम उसको अचीव किए और अब 3 दिन का जो समय बचा है उसमें लगता है कि और आगे हम जाएंगे। भुगतान लगभग 14,000 करोड़ का हो चुका है और उठाव अभी 42 लाख मीट्रिक टन का हो चुका है। इधर भाजपा ने कहा कि किसानों से एक एक दाना चावल खरीदने का अपना वादा निभाते हुए सरकार धान खरीदी की तारीख बढ़ाए। भाजपा ने कहा कि जिन किसानों का रकबा काटा उनका भी धान सरकार को खरीदना चाहिए, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि समय से पहले धान खरीदी का लक्ष्य पूरा करने के बाद अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने धान किसान के मुद्दे पर भाजपा पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया है। 36 में 25 जो हमने घोषणा है पूरा कर दिया और मंत्री जी बोले कि जो अध्यक्ष हैं घोषणा समिति के कि 13 हमने पूरा किया और मैं बोल रहा हूं कि घोषणा पत्र समिति को आप एक हाथ में रख लीजिए, अगल बगल बैठा करके एक में चर्चा हो जाए। 1 लाख एकड़ से ऊपर लोगों का रकबा घटा है और काफी रकबे का धान अभी तक के बिका नहीं है। इसलिए मेरा मांग है धान खरीदी की अवधि में 15 दिन की वृद्धि की जाए। 2 साल पूरे नहीं हुए हैं जिस सरकार के, उसने इतना सब प्रबंधन कर दिया है तो हम अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करें। तो ये एक पहल उन लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। धर्मलाल जी कौशिक जो है जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है तो देख ले। पहले हमने कितने वादे पूरे किए, कितने वादे नहीं पूरे किए, जनता बता रही है, पब्लिक बता रही है हमने क्या किया। जब पब्लिक खुश है तो धर्मलाल जी कौशिक का कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है। धान खरीदी शुरू होने से लेकर अब तक बारदाने की कमी और चावल उठाव की अनुमति से लेकर कई तरह के गतिरोध के बावजूद प्रदेश सरकार ने धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है। अब उसकी कोशिश सेंट्रल पुल में चावल लेने का कोटा बढ़ाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने एक बड़ा सियासी दांव खेला है। प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले में नाराज चल रहे सवर्णों को साधने के लिए सवर्ण आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। रीवा में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के बाद सीएम ने एक बार फिर भोपाल में यह ऐलान किया। हालांकि कांग्रेस इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बता रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने सवर्णों को साधने की कवायद तेज कर दी है। देवास के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए सवर्ण आयोग बनाने का फैसला किया है। दरअसल जातीय समीकरण के मुताबिक प्रदेश में 22% आबादी सवर्णों की है। प्रदेश में ज्यादातर बड़े शहरों में ये सवर्ण बसते हैं। वोट बैंक के लिहाज से देखें तो इनका झुकाव जिस पार्टी की ओर होगा उसे चुनाव में सीधा लाभ मिलेगा। दरअसल 3 साल पहले सीएम शिवराज ने प्रमोशन में आरक्षण की पैरवी की थी। नतीजतन सपाक्स अस्तित्व में आया, जिसके चलते 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से दूर हो गई। लिहाजा बीजेपी अब ऐसी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। सामान्य वर्ग के जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है 10% आरक्षण उनको मिल रहा है, लेकिन और भी कई कदम उठाने की जरूरत है और इसके लिए हमने आयोग गठित करने का फैसला किया है। चुनाव को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी कभी निर्णय नहीं लेती। जनता की सेवा करना और विकास करना, ये 2 बातों को ध्यान में रख के लेते हैं। आज ये सवर्ण आयोग का भी मुख्यमंत्री जी का ऐलान उसी को ध्यान में रख के हैं, सबका साथ और सबका विकास। इधर कांग्रेस इसे केवल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बता रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि बीजेपी सरकार वोट की जुगाड़ में एक बार फिर प्रोपेगेंडा फैला रही है, जबकि सरकार को न सिर्फ गरीब सवर्णों बल्कि हर उस वर्ग के लिए काम करना चाहिए जिसकी कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते आर्थिक तौर पर कमर टूट गई। प्रोपेगेंडा है, सगुफा है, जो भटकाने के लिए लोगों को जो, क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं पा रही। 5% डीए जो कमलनाथ जी ने सैंक्शन किया था वो दे नहीं पा रहे, तो कुल मिला के इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए ये सब इनके सगुफे हैं।
दरअसल 29 सितंबर 2020 को कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, जिस पर मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा था कि सरकार सवर्ण आयोग का गठन भी करे। जाहिर है अब सवर्ण आयोग के गठन के फैसले पर सियासी रसाकशी चुनाव के दौरान भी देखने को मिलेगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 412 कोरोना मरीज मिले हैं, तो 35 मरीजों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है और एक दिन में 738 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए। तो इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या बता देते हैं आपको 4,450 है। तो छत्तीसगढ़ में अब तक 3,04,319 संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 3,682 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अब तक 2,96,187 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर के ज्ञानशील प्राइम सिटी में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और हत्या की पूरी वारदात पास के एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के वक्त महिला की बच्ची भी मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक महिला शुभम नामक एक शख्स से मिलने के लिए पहुंची थी। दोनों एक दुकान के पास खड़े होकर बात कर रहे थे। इसी दौरान युवक ने महिला पर चाकू से वार कर दिया। महिला वहां से पास के एक दुकान में घुसने की उसने कोशिश भी की, लेकिन शख्स जख्म इतना गहरा था कि वो उस दुकान के बाहर ही गश खाकर गिर पड़ी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला जनता कॉलोनी में रहने वाले शुभम नाम के शख्स से परिचित थी। एक बार दोनों के बीच मुलाकात भी हो चुकी है। दोनों फोन पर भी बात किया करते थे। उसकी किसी धारदार हथियार से हत्या की है। मृतिका के आरोपी से पूर्व से कई बार बातचीत है और उनकी पहले कई बार बातचीत हो चुकी है और मिलना जुलना भी रहा है। इसमें फ़ोन से उनको बातचीत करके बुलाया गया था और उसके बाद यहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया। कोरबा जिले में कोतवाली पुलिस ने ब्लैकमेल की आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। खरमोरा निवासी पीड़ित प्रेमकांत साहू का 1 साल से आरोपी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच दोनों ने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध भी बनाए। इसके बाद युवती ने इससे आधार बनाकर पैसे उगाही का उपाय बना लिया और प्रेमी युवक को बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे रुपए मांगना शुरू कर दिया। 3 लाख रुपए वसूलने के बाद युवती ने युवक से हर महीने 25,000 रुपए मांगते हुए ब्लैकमेलिंग पर वो उतारू हो गई। इससे युवक काफ़ी डर गया और तनाव में आत्महत्या की कोशिश भी की। आखिर में वो पुलिस से मदद लेने के लिए पहुंचा। टीआई दुर्गेश शर्मा ने जालसाज युवती को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में ब्लैकमेलिंग की वॉइस रिकॉर्डिंग भी पुलिस को मिली है। वहीं युवती के संबंध में पुलिस अन्य जानकारियां जुटा रही है। इल्जाम है, आरोप है, वो सही पाया गया। ऑडियो कुछ इसके संबंध में जब्त किए गए हैं लड़की और इसके बीच में, जिसमें लड़की लगातार एक्सटॉर्शन कर रही है लड़के से। लड़की को यहाँ कोरबा आई थी पैसा लेने, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर धारा 384, 388 IPC के तहत माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। कचना इलाके में मामूली विवाद में नशे में धुत 2 युवकों ने धारदार हथियार से डेयरी कर्मचारी पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि घायल युवक अपने साथियों के साथ खड़ा था, तभी 2 युवकों ने उसकी गाड़ी को ठोकर मार दी। हालांकि बहस के बाद घायल डेयरी कर्मचारी अपनी डेयरी चला गया। दोनों आरोपी पीछा करते हुए डेयरी पहुंच गए और वहां उन्होंने धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। मोहल्ले वालों का आरोप है कि कचना और खमारडी में कई जगह पर अवैध शराब की बिक्री और रेलवे पटरी के पास सट्टा खिलाया जाता है, जिसके कारण इलाके में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। खमारडी पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच कर रही है। गाली गलौज करते जा रहे थे गांव के, मतलब मेरे यहाँ भतीजा मना किया उसको, तो मना करते करते मतलब उन लोग गाली गलौज और देते गए, तो पीछा करते करते गए। उसके बाद उसके डेयरी है, वहाँ पे उन लोग जाके थोड़ी बहस हुई। बहस होने के बाद चाकू और उससे पेचकस से उसको सीने में वार किए हैं।
लड़का अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये आशीष साहू और हेमंत साहू दोनों उस डेयरी में पहुंचे। सन्नी साहू और उसका जो है मालिक हिमांशु साहू से मारपीट करने लगे। बीच बचाव में सन्नी साहू ने पेंचिस से आशीष साहू को मारा। उसके बाद पन्ना साहू भी बीच बचाव के लिए गए। पन्ना साहू हेमंत साहू के पिताजी हैं। दोनों पार्टी का मुलाजा फॉर्म भर के जो है जिला अस्पताल रवाना किया गया है और दोनों पक्ष की रिपोर्ट पर जो है अपराध कायम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में गुंडे और माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर गुना की है, जहां आईपीएल सट्टे के कारोबार में लिप्त माफिया के मकान को जमींदोज कर दिया गया। आरोपी अनिल राठौर के घर जब पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची तो वो भाग गए। अनिल राठौर पर अलग अलग जिलों में 12 मामले दर्ज हैं। तो दूसरी तस्वीर जबलपुर की है। यहाँ भी गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई में कुख्यात बदमाश मंजू चक्रवर्ती के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कुख्यात बदमाश मंजू चक्रवर्ती लंबे समय से अवैध शराब बेचने और जुए के अड्डे संचालित करने का काम कर रहा था। उसके खिलाफ शहर के कई थानों में 29 से भी ज़्यादा आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हाल ही में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। के मकान पे ये कार्रवाई अतिक्रमण के संबंध में की जा रही है माननीय डीएम महोदय और एसपी महोदय साहब मुख्य निर्देशन में। ये अनिल राठौर के खिलाफ जो है कई जिलों में, शिवपुरी में, गुना में और इंदौर में सट्टे के कई प्रकरण कायम है। तो वर्तमान में कुछ समय पहले आईपीएल में भी इसका नाम, इंदौर में लसूड़िया थाने में इसका नाम आया था। और अब आइए आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जो थोड़ी हटकर है। खबर सतना के चित्रकूट के खोही गांव की है, जहां जूली नाम की एक कुतिया ने 5 पिल्लों को जन्म दिया। इस खुशी में जमकर यहां पर जश्न मनाया गया। 12 गांव के करीब 2000 लोगों को भोजन कराया गया। लोगों ने दावत का आनंद लिया, साथ ही नवजात पिल्लों को खूब आशीर्वाद भी दिया। बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग रही है, लेकिन ये सच है। कुतिया के 5 पिल्लों को जन्म देने पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़े बजाए गए, इनकी थाप पर लोग जमकर थिरके हुए। गांव के लोग बता रहे हैं कि इस इलाके में कभी अन्न का अकाल हो गया था, जिसके बाद इस गांव के कुत्तों ने भगवान गैबीनाथ से प्रार्थना की, तब कहीं जाकर अन्न का अकाल खत्म हो पाया। तब से लेकर आज तक इस गांव में लोगों का कुत्तों के प्रति लगाव है। जिस जूली नाम की कुतिया ने पिल्लों को जन्म दिया, वो मुस्तफ़ा खान के घर पर रह रही है और इसलिए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन मुस्तफ़ा खान, उमेश पटेल और आर.के. कुरेली ने किया। कार्यक्रम के लिए बाकायदा निमंत्रण कार्ड भी छपाए गए। तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से पिल्लों के जन्म का जश्न मनाया गया। सर, ये हमारे यहाँ जूली नाम की कुतिया है, उसके 5 पुत्र हुए हैं। उसके 12वां संस्कार के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। सब ये पूरा आयोजन हो रहा है। सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के बाद। और इसके बाद देखिए हमार बानी हमर गोट। नमस्कार।